अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। 18 साल बाद। इन बीते 18 साल में सब कुछ बदल गया था। कांची, अगस्त्या और काव्यांश की कहानी ने अपना आखिरी पड़ाव तय कर लिया था। उस दिन काव्या को पुलिस लेकर गई और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जब कांची अगस्त्या का अंतिम संस्कार हो रहा तो उसकी भी फंसी थी। उसने जब फांसी के लिए लेकर जाया जा रहा था तब वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। उस दिन उसने दोबारा काया को मारने को हुई, लेकिन वह काया को खत्म कर पाती उससे पहले मेजर राम काया को लेकर गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता था कि वह छोटी सी गुड़िया कहाँ गई, जो इतने बड़े एम्पायर की वारिस थी। वह अब कहाँ है कोई नहीं जानता था। कांची ने मरने से पहले जो इशारा मेजर राम को किया था वह यही था कि आप मेरी बेटी को यहाँ से बहुत दूर लेकर चले जाए पापा। जिस पर मेरी अतीत का साया तक न पड़े उसे सबसे बचाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है। कांची ने मोर्स कोड में अपनी बेटी की जिंदगी के लिए अपने पापा से वादा लिया। मेजर राम ने उसे उसी इशारे से यकीन दिलाया कि वही अपनी बेटी की आखिरी निशानी को कुछ नहीं होने देंगे। ये बात सिर्फ अगस्त्य, कांची और मेजर राम ही जानते थे, क्योंकि इन तीनों को ही मोर्स कोड आता था। प्रेजेंट। एक छोटा सा घर था जो दिखने में नॉर्मल सा था। तभी उस छोटे से घर में कुछ टूटने की आवाज आई। उस घर में मौजूद एक अधेड़ उम्र की औरत दौड़ते हुए भागकर किचन में गई तो एक कांच की बनी टूटी थी। जब उन्होंने नजर उठाकर देखा तो एक 18 साल की लड़की डर से कांप रही थी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से उस छोटी सी लड़की के पास गई, जिसका रंग दूध जैसा था। वह रुई जितनी मुलायम थी। उस औरत ने उस लड़की के बाल को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कहा, ये तेरा बाप लाकर देगा जो तूने तोड़ा है। तेरे से एक काम बोलो तो तू 10 काम बिगाड़ती है। वो लड़की डर से कांप रही थी। उसकी बिल्ली जैसी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उस लड़की ने रोते हुए कहा, सॉरी नानी। उस औरत ने उस लड़की के गाल पर एक तमाचा मारते हुए कहा, तेरे सॉरी का मैं अचार डालूं। उस थप्पड़ से वह लड़की लहराकर उस जमीन पर गिर गई। वो बहुत नाजुक सी थी। उस औरत ने कहा, ये रोना धोना छोड़कर रोटी बना, शरद आता ही होगा। इतने कहकर वो औरत वहां से चली गई। वह छोटी सी लड़की बिना किसी शिकायत के खुद को संभालते हुए जमीन से उठी और हाथ धोकर आटा गूंदने लगी। उसके हाथों में जलने कटन के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कितनी ही ज्यादती होती है। ये छोटी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि काया थी, और यह औरत कोई और नहीं बल्कि मेजर राम की बीवी थी। मेजर राम ने काया की परवरिश के लिए कई बार मेड को रखा, लेकिन मेड हमेशा ही काया के साथ बुरा सुलूक करती थी। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उन्होंने दूसरी शादी की। मेजर राम के रहते हुए यह औरत काया को बहुत ही प्यार और इज्जत से ट्रीट करती थी। लेकिन लाया जब 15 साल की हुई तो मेजर राम भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्होंने अमन से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वक्त और किस्मत ने उनके साथ नहीं दिया। वो अपनी जान से प्यारी काया को उस औरत को सौंपकर चले गए। उनके जाने के बाद उस औरत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। लंदन। एक हैंडसम सा लड़का चेयर पर बैठा टेबल पर रखे कैबिका लट्टू को गोल गोल घूमते हुए अपने सामने खड़े 3 आदमियों को फाड़ खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, मैं तुम लोगों को किस बात के पैसे देता हूँ? ना बोलने के इतना कहकर उसने उस कैबिका लड्डू को टेबल पर रोकते हुए उठाकर अपने सामने खड़े उसे आदमी के मुंह पर दे मारा, जिससे उस आदमी की नाक फट गई और उसकी नाक से एक खून बहने लगा। अपने सामने बैठे उस जल्लाद बॉस को देखकर वह दोनों आदमी डर से थर कांपने लगे। बेचारा घायल आदमी दर्द से बिलबिला रहा था, लेकिन उसकी एक आवाज भी बाहर नहीं आई। उस लड़के ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, उसे जमीन का गई या आसमान जो तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो।
मुझे किसी कीमत पर वह चाहिए और अगर वह मुझे नहीं मिली ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रुद्रांश आहूजा था, अमन और माही का बेटा। अमन भी जब 18 साल का हुआ था तब अमन और माही भी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। और यह कार एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि काव्या ने करवाया था, क्योंकि उसे अमन से भी बदला लेना था। अमन ने भी अपने बॉस के साथ उसकी बेइज्जती की थी। वह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह जिंदा बच गया था। अपने मॉम और डैड के मौत के बाद रुद्रांश आहूजा एक पत्थर दिल इंसान बन चुका था। उसके अंदर किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं थे। उसकी बस एक ही मंजिल थी, काव्या अग्रवाल की मौत, ऐसी मौत की पूरी दुनिया देखे। वो पिछले 5 साल से काव्या को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। 18 साल पहले जब उसे होश आया था तो उसने अपनी लीची को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे अपनी लीची कहीं नहीं मिली। अमन और माही ने जाते जाते रुद्रांश को एक जिम्मेदारी देकर गई थी कि वो किसी भी कीमत पर अपनी लीची को ढूंढकर उसे उसकी विरासत सौंपेगा। वो अपनी लीची की हर वक्त हिफाजत करेगा। वो अपनी लीची का साया बनकर रहेगा, ऐसा साया जो अंधेरे में भी उसका साथ ना छोड़े। रुद्रांश ने तो अपनी माँ बाप से वादा तो कर लिया था, लेकिन वह अपनी लीची को ढूंढता कैसे? उसने तो सिर्फ उसे 3 महीने का देखा था, वह तो अब 18 साल की हो गई होगी। पता नहीं कैसी दिखती होगी, कहाँ है, जिंदा भी है या मर गई है, वह ये भी नहीं जानता था। 6 साल में एक बात हुई थी। उसने माथुर से दुश्मनी मोड़ ले ली थी। वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता था। उसका मानना था कि उसकी परी फ्रांड को और लीची को जितना भी दर्द मिला है वह सब उनकी वजह से मिला है। रुद्रांश उन सबको देखना भी पसंद नहीं करता था। वो जब भी किसी बिजनेस मीटिंग में मिलते थे तो एक दूसरे को ऐसे दिखते थे जैसे कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। शौर्य और मनन उससे बात करने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन उसने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था कि अगर वह जिंदा रहना चाहते हैं तो उससे दूर रहे। काया अभी रोटी बना ही रही थी कि उसका हाथ जल गया। वह अपने हाथ को पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसने जल्दी से अपने हाथों पर पानी डाला तो उसके हाथों से छाले उछल गए। वह अपने हाथों को पकड़कर वही जमीन पर बैठकर बिना आवाज का रोने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपना दर्द बताती किससे? आखिर उसका दर्द सुनता कौन? माथुर बंगलो। उस बंगलो के एक रूम में एक प्यारी सी लड़की किसी राजकुमारी की तरह सोई प्यारा प्यारा सपना देख रही थी। उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह अभी अपने सपने में आगे बढ़ती कि उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा। उस लड़की तुरंत अपनी आंखें खोल दी और जब अपनी आंखें खोल सामने देखा तो एक हैंडसाम लड़का उसके सामने खड़ा था। उस हैंडसम से लड़के ने उस लड़की को देखते, उठ जा मेरी कुंभकर्ण की बहन, कॉलेज नहीं जाना है। वो लड़की अपने सामने खड़े लड़के को फाड़ खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मनन और कियारा की बेटी माया थी, जिसे मन ने बहुत ही लाड और प्यार से पाला था। माया जब 5 साल की थी तो धोखे मैडम नूर कियारा की जान ले ली। मैडम नूर को तो अपनी मंजिल फांसी मिली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक 5 साल की बच्ची को बिन मां का कर दिया था। ये हैंडसम सा लड़का कोई और नहीं बल्कि रियांश था, जो माया पर अपनी जान छिड़कता था। उसकी सुबह भी माया से होती थी और रात भी माया पर खत्म होती थी। माया ने एक कुशन उठाकर रेयांश की तरफ फेंकते हुए कहा, गंदे भाइयों, ऐसे कौन उठाता है? रेयांश उस कुशन को कैच करते हुए कहा, मैं यानी रेयांश, माथुर उठाता है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं बहुत देर से तुझे जगाने की कोशिश कर रहा था छोटकू, लेकिन तुम उठ ही नहीं रही थी। अब जब तू उठ नहीं रही थी तो मजबूरन मुझे तुझ पर पानी डालना पड़ा। वैसे कितना अच्छा है ना, अब तुझे शावर लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि तूने तो ऑलरेडी नहा लिया है। माया गुस्से से चिल्लाकर अपने बैग से उठते हुए कहा, अभी बताती हूँ मैं आपको, बहुत बात आ रही है ना। इतना कहकर वह एतांश के पीछे दौड़ गई तो रियांश भी उसके रूम से निकलकर सीढ़ियां उतरते हुए लिविंग एरिया में यहाँ से वहाँ भागने लगा।
अब रेयांश आगे आगे और माया उसके पीछे पीछे। काया बैठी रोई रही थी कि शरद ऑफिस से आते हुए किचन में पानी पीने आया तो काया को रोते देखकर काया के पास बैठे हुए पूछा, क्या हुआ गुड़िया, रो क्यों रही हो? अपनी जान से प्यारे भैया की आवाज सुनकर काया ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया तो उसके चेहरे पर आंसुओं की नहर बह रही थी। काया ने अपने आंसू को साफ करते हुए, कुछ नहीं भाई, ठीक हूँ। शरद काया को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान देख अपनी आंखें मींच ली है। उसने अपने मन में कहा, मामा आप ऐसा क्यों करते हो? क्या आपको इसकी मासूमियत देखकर थोड़ा सा भी रहम नहीं आता? शरद जैसे ही काया का हाथ पकड़कर उसे उठाने को हुआ तो काया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। काया की चीख सुनकर शरद अपनी जगह पर रुक गया। उसने जल्दी से काया के हाथ को छोड़कर देखा तो काया के दूध जैसे हाथ पर छाले उचरने के निशान देख वह एक पल को शॉक्ड हो गया। वो निशान दिखने में ही काफी खतरनाक लग रहा था, तो काया को कितनी तकलीफ महसूस हो रही होगी। शरद जल्दी से फर्स्ट एड किट लाकर काया के सामने घुटने पर बैठकर उसके जख्म साफ करने लगा। काया बिना पलके झपकाए अपने सामने बैठे अपने भाई को देख रही थी, जो उम्र में उससे 7 साल बड़ा था, जो अपने काम के चलते अक्सर बाहर ही रहता था, इसलिए वह ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन वह जब तक यहाँ रहता था अपनी मामा को उसे जरा भी चोट नहीं पहुँचाने देता था। शरद उसकी बैंडेज करके उठाते हुए कहा, गुड़िया आप जाओ आराम करो, मैं रोटी बना देता हूँ और आज आप कोई काम नहीं करेगी। काया ने डरते हुए कहा, नहीं भाइयों, नानी गुस्सा करेगी। शरद अपनी छोटी सी गुड़िया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आप डरो मत, वह गुस्सा नहीं करेगी, मैं हूं ना, जाओ आप आराम करो। काया वहां से चली गई। शरद किचन में खड़ा रोटियां बनाने लगा। खन्ना हाउस। काया लिविंग एरिया में बैठी थी। वो हर वक्त डरी सहमी रहती थी। कांची जितनी इंटेलिजेंट और बोल्ड थी, काया उतनी डरपोक और मासूम थी। उसने ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, बाहर की दुनिया क्या होती है उसे पता ही नहीं था। शरद अपनी और उसकी कॉफी लिए उसके पास आकर बैठते हुए कहा, बच्चा कल आप रेडी रहना, मैं आपको अपने साथ एक पार्टी में ले जाऊंगा। काया जो काफी पी रही थी उसके हाथ कांपने लगे, उसे ज्यादा भीड़ में जाने से डर लगता था। काया ने डरते डरते कहा, भैया हमें नहीं जाना, आप जाए, हम जाकर क्या करेंगे? तभी मालती जी ने आकर कहा, शरद आप कब आए बेटा, हमें फोन करना चाहिए था ना। शरद अपनी मां को देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, मैं यहाँ तब आया जब आप गुड़िया को दर्द दे रही थी। आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आप उसे इतनी तकलीफ देती है? क्यों उसे इतना दर्द देती है? मालती काया को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उन्होंने काया को घूरते हुए कहा, तू इसने चुगली तुमसे कर ही दी, मुझे समझ में नहीं आता तुम मेरे बेटे हो या इसके भाई। तुम्हारा इसका कोई खून का रिश्ता नहीं है शरद। ये लड़की एक पनौती है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और फिर जब बड़ी हुई तो अपने नानू को खा गई, जिसने हमें सहारा दिया, मुझ जैसी औरत को अपने घर में लेकर आए, मुझे इतनी इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन इसकी वजह से वह भी इस दुनिया से चले गए। मुझे इससे नफरत है। जब वह नहीं तो मैं इसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। काया डर से कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। शरद काया को पकड़ते हुए कहा, मेरा गुड़िया के साथ खून का नहीं बल्कि एहसास का रिश्ता है, जिसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मामा बाबा के जाने में काया का कोई कसूर नहीं है। वह तो खुद भी नहीं जानती कि वो किसकी बेटी है। कौन थे उसके माँ बाप? बाबा ने भी सिर्फ आपको इतना ही बताया था कि जब वह 3 महीने की थी तभी उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई। इसके अलावा हम में से कोई नहीं जानता कि काया कौन है, कहाँ से आई थी, बाबा कौन थे। हम नहीं जानते बाबा और काया का अतीत क्या है, तो ये लड़ाई क्यों? आपका मुझसे ज्यादा ख्याल काया रखती है, जितना ख्याल मैं आपका नहीं रखता उससे ज्यादा रखती है। आपकी दर्द में आपके साथ होती है, आपको तो उसे प्यार करना चाहिए और आप उसे मारती है, डराती है।
एक बार उसकी तरफ देखिए, उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत है, कितनी छोटी सी है। इसमें उसकी क्या गलती थी? माँ की वो 3 महीने की थी तो उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए। इसमें उसकी क्या गलती कि बाबा भी उसे छोड़कर चले गए? आप उन सब गलतियों की सजा काया क्यों दे रही है जो उसने की ही नहीं? माँ, हर किसी को दोबारा मौका नहीं मिलता माफ़ी मांगने का, अभी भी वक्त है। अपने दिल से काया के लिए नफरत निकाल दीजिए और उसे अपना लीजिए। मालती जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। शरद, अपनी वकालत बंद करो और जाओ, जाकर आराम करो। तुम यहाँ आते हो तो इसकी वकालत करना शुरू कर देते हो। आगे से मैं तुम्हारे मुंह से इसकी वकालत ना सुनो, वरना अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। शरद गुस्से से वहां से चला गया। मालती जी भी वहां से चली गई। काया ये सब देखकर रो रही थी। उसने जब से होश संभाला था ये रोज का हो चुका था, इसलिए आज उसने एक फैसला किया था। उसने फैसला किया था कि अब वह इस घर का ओ छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। वो अब और अपने भाई को दर्द नहीं देना चाहती थी। वो नहीं चाहती कि उसका भाई उसमें से और अपनी माँ में से किसी एक को चुने। वह अपने कमरे में गई और एक डायरी उठाकर उस पर कुछ लिखने लगी। उसने उस लेटर को पूरा लिखकर अपने बेडसाइड टेबल पर रखा, अपने बैग लिए और जो पैसे शरद उसे देता था उसने वह लिया और रात के अंधेरे में घर से निकल गई। जो लड़की 18 साल तक शिवाय स्कूल से घर, घर से स्कूल तक आई गई थी, जिसने बाहर की दुनिया में कदम नहीं रखा था, आज वह अकेले अपनी जिंदगी के सफर पर निकल गई थी। वो ये नहीं जानती थी कि आने वाला सफर उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाएगी। मुंबई एयरपोर्ट। रुद्रांश आज 7 साल बाद मुंबई आया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में एक जुनून था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुंबई किसी मकसद से आया है। वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा ही था कि तभी 2 से 3 कार उसके सामने रुकी। वह एक कार का पैसेंजर सीट का डोर ओपन, उसमें बैठा तो वह कार अपनी फुल स्पीड में वहां से निकल गई। कुछ दूर जाकर उस कार का डायरेक्शन बदल गया और वह कार जंगलों के बीच जाने लगी। रुद्रांश की कार जंगल के बड़े से गुफा के सामने रुकी। रुद्रांश कार का डोर ओपन करके उस गुफा के सामने उतर गया और उस गुफा को देखने लगा। उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा कड़वाहट थी, ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के अंदर कोई ऐसा दुश्मन था जिससे वह बेपनाह नफरत करता हूँ। उसके साथ 2 आदमी आए थे, एक उसका पीए और एक उसका सिक्योरिटी गार्ड। उसने अपने पीए मनी से कहा, चलो अंदर। गए तो एक लड़का चेयर पर बंधा बैठा था। उसकी उम्र ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र जितनी कम थी उससे कई ज्यादा वह बदतमीज, बिगड़ेल और क्रिमिनल था। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसने इतनी कम उम्र में ड्रग बेचने जैसा काम किया था। ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि काव्या का बेटा था, जो बिल्कुल उसी की तरह था। काव्या जेल से फरार होते हैं एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली थी और तब उसे जुड़वा बच्चे हुए थे। एक बेटा था और एक बेटी थी। काव्या की जान अपने दोनों बच्चों में बसती थी। वो अपने साथ साथ लोगों को भी ड्रग देता था, जिससे कई बच्चों की जान जा चुकी थी। रुद्रांश ने उस लड़के को देखते हुए कहा, इसके चेहरे पर से की मास्क उतारो। रुद्रांश के कहने पर मनी ने उसका नकाब निकाला तो उसने सामने खड़े रुद्रांश को देखते हुए कहा, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कौन हो तुम लोग? तुम लोग जानते नहीं मैं मेरे डैड कौन है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे अगवा किया है ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे। रुद्रांश ने एविल स्माइल के साथ कहा, पहले तेरा नाम तो निशान मिटा लूं, फिर तेरे बाप और तेरी माँ के पास जाऊंगा, क्योंकि तेरी माँ की हर एक निशानी को खत्म करने के बाद ही तेरी माँ तक पहुंचूंगा। चल अपनी माँ का नंबर बता उसे। लड़के ने रुद्रांश को देखते हुए कहा, नहीं बताऊंगा। क्या करोगे तुम? रुद्रांश ने एक जोरदार का थप्पड़ खींचकर उस लड़के के मुंह पर मरते हुए कहा, मेरे सामने जवान मत चलाना। उस लड़के ने हाथ खूंखार नजरों से देखते हुए कहा, तुमने मुझे मारा। रुद्रांश एक और थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, हाँ मैंने तुझे मारा। अगर तूने अपनी माँ को फोन नहीं किया तो आज तेरी सांसें यही रोक दूंगा। उस लड़के अविक ने कहा,
ठीक है, मेरा फ़ोन दो, मैं अपनी मॉम को फ़ोन करता हूँ। रुद्रांश ने उस लड़के को देखते हुए कहा, गुड मनी, इसको फ़ोन दो। मनी ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर अविक को देते हुए कहा, कोई होशियारी मत करना वरना इस गन की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे के पार कर दी जाएगी। अविक ने डरते हुए अपनी मामा का नंबर डायल किया। 2 बेल जाने पर ही फ़ोन उठ गया। फ़ोन के दूसरे साइड से आवाज़ आई, बेटा अविक, आप कहाँ पर हो? अमाया कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही है। आपको पता था ना कि आज आपके डैड आ रहे हैं, अगर वो आपको घर पर नहीं देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। रुद्रांश ने अविक के हाथ से फ़ोन को छीनते हुए कोल्ड आवाज में कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मिस काव्या अग्रवाल? अपना पहला नाम किसी के मुंह से सुनकर काव्या, जो एक शान विला के लिविंग एरिया में बैठी थी, उसे पसीने छूटने लगे। उसने डर से हकलाते हुए पूछा, कौन बात कर रहा है? रुद्रांश उसकी आवाज में कपकपाहट सुनकर कहा, यही तो मैं चाहता था कि तुम डरो। ये तो सिर्फ शुरुआत है। काव्या अग्रवाल, जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया था ना, मैं भी तुम्हारी जिंदगी को इस तरह जहन्नम बनाने आया हूं। काव्या खुद को कंपोज करते हुए कहा, कौन बोल रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो मुझसे, मेरे बेटे का सहारा लेना बंद करो। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, सामने बहुत जल्द आऊंगा, और कौन हूं ये तो बहुत जल्द बताऊंगा। फिलहाल तुम्हारे बेटे की बॉडी भेज रहा हूं, उसका मातम मना लेना, क्योंकि उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ चुका होगा। काव्या ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मेरे बेटे को अगर हाथ लगाया ना तो बहुत पछताओगे। जानते नहीं हो कौन हूं मैं? रुद्राक्ष ने शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, मैं नहीं जानता, ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता है। क्या हुआ? दिल कांप रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, दिल कर रहा है कि काश मैं तुम्हारे सामने होता और तुम मेरी जान ले लेती। इतनी आसानी से नहीं मिस काव्या, अभी तो बहुत तड़पना है। ये सिर्फ छोटी सी चिंगारी है, क्योंकि तुम्हारे आशियाने में अभी पूरी आग लगनी बाकी है। अपने दिल के टुकड़े की आखिरी बार आवाज सुनना चाहोगी? इतना कहकर रुद्रांश ने एक जोरदार का चांटा अविक के गाल पर मार दिया, जिससे अविक की चीख निकल गई। यहाँ अविक की चीख निकली, वहाँ काव्या की रूह फना हुई। काव्या ने रोते हुए कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे अपनी दुश्मनी निकालो, मेरे बेटे को छोड़ दो। वो बहुत मासूम है, उसने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। रुद्रांश ने गुस्से और नफरत से कहा, बिगाड़ा तो उस 3 महीने की बच्ची ने भी कुछ नहीं था। तो तुम्हें तो उस पर रहम नहीं ना? तुम्हें तो उस पर तरस नहीं आया था, तो मैं कैसे तरस खाऊं तुम पर? तुमने लोगों की जान लेते हुए किसी पर रहम नहीं खाया, तो कोई तुम पर रहम क्यों खाए? कोई एक वजह बताओ कि मैं तुम पर रहम खा जाऊं और तुम्हारे बेटे को छोड़ दूं। काव्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जानती थी कि गुस्से से सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ। मेरे बेटे को छोड़ दो। रुद्रांश ने काव्या से कहा, छू, तुमने अपने बेटे की जान की कीमत बहुत कम लगाई मिस काव्या। मैंने सोचा था बहुत ज्यादा लगाओगी, पर तुम तो ठहरी पैसे और प्रॉपर्टी पर। तुम्हारे बेटे की जान इतनी सस्ती है? चलो मैं तुम्हें देता हूँ प्रॉपर्टी और पैसे, बदले में मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जान लूंगा, मंजूर? काव्या का गुस्सा जवाब दे गया और उसने गुस्से से कहा, का इंसान, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तू तो छोटी ही अलदा नहीं बचेगा। रुद्रांश शैतान की तरह हंसते हुए कहा, इसे कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तुम्हारे अंदर अभी भी उतनी ही अकड़ है। अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाया होता तो शायद मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ देता, पर अफसोस तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारे बेटे की जान जाएगी। इतना कहकर रुद्रांश ने अपनी गन को लोड करते हुए कहा,
अपने कानों से ध्यान से सुनना, हर एक गोली तुम्हारे बेटे के सीने के आर पार होगी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें किसी की याद तो जरूर दिलाएगा। इतना कहकर रुद्रांश ने वीडियो कॉल लगा दिया और उसका कैमरा अविक की तरफ कर दिया। अविक ने रोते हुए कहा, मम्मा मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार देंगे। आप तो मेरी सुपर वुमेन हो ना, प्लीज मम्मा मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। काव्या अपने बेटे को रस्सियों में जकड़े देखकर उसे गिड़गिड़ाते देख रोने लगी थी। वह चिल्लाए जा रही थी, तभी उसे किसी का हाथ दिखा जो गन उसके बेटे की तरफ पॉइंट किए हुए खड़ा था। काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा मत करना वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन उसके बदले मेरे बेटे को तुम्हें छोड़ना होगा। रुद्रांश ने भी उसी तरह कहा, बहुत देर हो चुकी है मिस काव्या अग्रवाल, तुमने भी किसी को इसी तरह बेरहमी से मारा था, उसकी भी फैमिली थी। इतना कहकर रुद्रांश ने गोली चला दी। काव्या ये देखते ही उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। एक के बाद एक गोली की आवाज उसके कानों में गई। रुद्रांश ने अविक की जान ले ली। वह गन किसी और को देता उससे पहले उसे एक जोरदार की चीख सुनाई दी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा वजूद खड़ा ये सब देखकर कांप रहा था। रुद्रांश की भावें तन गई। उसके प्लान में तो यह नहीं था, तो ये लड़की कौन थी? वह लड़की वही बेहोश होकर गिर गई। रुद्रांश उस लड़की के पास आया तो एक पल के लिए वह जम सा गया। वह घुटने पर उस लड़की के पास बैठा तो उसे देखता रह गया। उस लड़की के चेहरे पर एक अलग ही नूर चमक रहा था। जंगल के पेड़ से छनकर आती चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका वह चेहरा रात के अंधेरे में किसी हीरे की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि कोई भी उसकी मासूमियत देखता रह जाता। रुद्रांश उसके चेहरे ऐसे छूने की कोशिश कर रहा था जैसे वह कोई कांच की गुड़िया हो और वह अगर उसे जरा भी जोर से छुएगा तो वह टूटकर बिखर जाएगी। रुद्राक्ष ने हल्के से अपने हाथों को उसके गाल पर रखा तो और भी ज्यादा शौक हो गया था। वह रूई इतनी सॉफ्टी थी कि छूने से भी एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था। कौन थी ये लड़की? काव्या क्या करेगी? कॉलेज। माया रियांश के साथ बाइक पर कॉलेज आई तो सभी लड़कियां माया को रियांश के साथ देखकर आहें भर रही थी। ये दोनों भाई बहन जमीन आसमान का फर्क था। जहां रियांश पढ़ने में तेज और इंटेलिजेंट था, वहीं माया का पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। वो कॉलेज लोगों को परेशान करने आए थी। रियांश अपनी उंगलियों में चाबी को घुमाते हुए माया से पूछा, रबड़ी तूने असाइनमेंट कंप्लीट किया है? माया अपने जीभ को अपने दांतों तले दबाते हुए रियांश को देखते हुए मासूमियत से कहा, सॉरी ब्रो मैं भूल गई। रियांश माया को आंखें दिखाते हुए कहा, रबड़ी तुम भूल गई हो या तुमने जानबूझकर नहीं किया है? मुझे परेशान करके तुम्हें बड़ा मजा आता है ना? माया ने मुंह फुलाते हुए कहा, आप मुझे डांट रहे हैं ब्रो। रियांश माया के चेहरे को देखते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम हमेशा यही करती हो, अपना यह मासूम चेहरा मुझसे दूर रखा करो। कितनी बार समझाऊं रबड़ी कि मैं हमेशा नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। आज मैं तुम्हारा काम करता हूं, कल कौन करेगा तुम्हारा काम? माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं और आप जहाँ जाएंगे मुझे साथ लेकर जाएंगे? आपने वादा किया था ना कि आप अपनी रबड़ी का कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आप इस वक्त बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं ब्रो? रियांश माया की लाल होती नाक को दबाते हुए कहा, मेरी पागल बहन, छोटी छोटी बात पर रोना शुरू हो जाया कर। अच्छा पहले कैंटीन चल, कुछ खाते हैं, फिर मैं तेरा असाइनमेंट देखता हूँ। इतना कहकर वह दोनों साथ में कैंटीन में गए तो कैंटीन में काम करने वाला छोटू उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों आ गए। रियांश ने माया के लिए चेयर खींची तो माया चेयर पर बैठ गई। रियांश भी चेयर पर बैठते हुए छोटू को देखते हुए कहा, तू बड़ा खुश हो रहा है, हम दोनों को देखकर बात क्या है? छोटू ने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, वह मेरा और दीदी का सीक्रेट है।
मैं आपको नहीं बता सकता। रियांश अपने लेफ्ट आईब्रो को उठाकर कभी माया को देखा तो कभी छोटू को। रेयांश जब माया को देखा तो माया इधर उधर देखने लगती। रेयांश ने छोटू को एक जूस, एक कोक और 2 सैंडविच लाने को कहा तो छोटू वहां से चला गया। रेयाना ने माया को देखते हुए कहा, तू कौन सा कांड करने वाली है राबड़ी? एक बात मैं तेरे को बता देता हूँ, इस बार मैं तुझे मनन चाचू से नहीं बचाने वाला, फिर तू सोच ले तुझे क्या करना है। माया अपनी आंखें छोटी कर रेयांश को घूरते हुए कहा, आप मुझे धमकी दे रहे हैं तो मैं भी बड़े पापा को आपकी उसे दिन वाली फोटो दिखा दूंगी, फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। तेयांश अपनी छोटी सी शरारती बहन को मुंह खोले देखने लगा, जो उसे ब्लैकमेल करने के एक भी मौके नहीं छोड़ती है। माया चेयर से थोड़ा सा उठकर रियाना के मुंह को बंद करते हुए कहा, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बहन हूँ। रियाना अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए हार मानते हुए कहा, ठीक है राबड़ी, तेरा मन जो करता है तू कर, तुझे कोई नहीं रोक सकता, तू किसी के बस में नहीं आ सकती। माया मुस्कुराने लगी। आहूजा फार्म हाउस। रुद्रांश अपने ओवल शेप बेड पर उस नाजुक सी गुड़िया को सोए हुए घूरे जा रहा था। 3 घंटे से ज्यादा हो गया था लेकिन वह अभी भी होश में नहीं आई थी। डॉक्टर चेक करके जा चुका था। डॉक्टर ने बताया था कि डर की वजह से बेहोश हो गई है, जल्दी होश आ जाएगा। रुद्रांश अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को मसलते हुए बेड पर सोई हुई स्लीपिंग प्रिंसेस को देखते हुए कहा, क्या मुसीबत है? आखिर हो कौन तुम? और कोई इतना नाजुक कैसे हो सकता है? वो अभी उसे घूर ही रहा था कि तभी डोर पर नॉक हुआ। रुद्रांश डोर के पास जाकर डोर ओपन किया तो सामने मनी खड़ा था। मनी ने रुद्रांश को देखते हुए कहा, बॉस नीचे मिस्टर माथुर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। रुद्रांश, जिसका पहले से ही मूड खराब था, मिस्टर माथुर का नाम सुनकर उसका और भी ज्यादा मूड खराब हो गया। वो रूम से निकालकर डोर को लॉक कर अपनी पर्सनैलिटी बरकरार रखते हुए वो किसी मॉडल की तरह चलते हुए उसे फार्म हाउस के लिविंग एरिया में आया तो मनन लिविंग एरिया में खड़ा था। रुद्रांश उनके सामने सोफे पर बैठते हुए सिगरेट को सुलगाकर अपने होठों से लगाते हुए कहा, लगता है मेरे पीछे अपने भाड़े के कुत्ते छोड़ रखे हैं, इसलिए मेरे यहाँ आते ही आपको पता चल जाता है कि मैं यहाँ आया हूँ। मनन रुद्रांश के सामने बैठे हुए पूछा, काया का कुछ पता चला? रुद्रांश ने मनन को देखते हुए कहा, कौन काया? आप अब किस काया की बात कर रहे हैं? मैं किसी किया को नहीं जानता। मनन हैरानी से रुद्रांश को देखते हुए कहा, यह क्या मजाक कर रहे हो रुद्रांश? मैं काया की बात कर रहा हूँ, अगस्त्या और कांची की बेटी काया, जिसे तुम उसे ढूंढ रहे थे। रुद्रांश ने मनन को देखते हुए कहा, ओह, तो आप मेरी लीची की बात कर रहे हैं। सॉरी, पर मैं आपको क्यों बताऊं? आपका क्या रिश्ता है उससे? या उसे भी मरवाने का इरादा है? मनन ने रुद्रांश को देखते हुए तेज आवाज में कहा, रुद्र, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूं तो तुम भी मुझसे उसी तरह बात करो। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूं? रुद्रांश अपने पैरों को क्रॉस करते हुए मनन को अपने शोले जैसी आंखों से घूरते हुए कहा, अगर दुश्मन नहीं है तो दोस्त भी नहीं है। आप मेरे और मेरे लीची के बारे में जानने का हक आपको नहीं है। आपका और उसका कोई रिश्ता नहीं था और ना ही है और आने वाले वक्त में ना ही कोई रिश्ता होगा, इसलिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना छोड़ दीजिए। वह सिर्फ मेरी है, उस पर मैं आपकी या आपके किसी घर वालों की नज़र बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिलहाल अभी वह मुझे मिली नहीं है, लेकिन जिस दिन वह मुझे मिल जाएगी ना, उसे दिन मैं उसको आप सबसे बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। मनन ने गहरी सांस लेते हुए रुद्रांश से कहा, रुद्र, तुम्हारी नफरत बेवजह है और जिसकी वजह से तुम नफरत कर रहे हो उसे तुमने खुद अपने हाथों से 18 साल पहले मार दिया था, उसे खत्म कर दिया था, तो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो? रुद्रांश सिगरेट की लंबी लंबी कश लेते हुए अपने पैरों को हिलाते हुए कहा, मैं आप सबसे इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि अगर 18 साल पहले आप लोग हम लोगों की जिंदगी में नहीं आए होते तो हमारी जिंदगी आज कुछ और होती।
मेरे मॉम डैड जिंदा होते, आगू जिंदा होते, परी जिंदा होती, मेरी लीची मेरे साथ होती, लेकिन 18 साल पहले आप सबकी मौजूदगी ने मुझे वीरान कर दिया। आप बताइए ना, आप लोगों ने क्या खोया था 18 साल पहले? मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं। बर्बाद तो मैं हुआ था, बर्बाद तो लीची हुई थी। आप माथुर भरोसे के लायक नहीं है। मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगा जो परी और आगू ने की थी। आप यहाँ से जा सकते हैं। मनन सोफे से उठकर जाते जाते रुककर कहा, तुम फिर से वही गलती करने की कोशिश कर रहे हो। काव्य के बेटे को मारकर तुम फिर से एक दुश्मनी का आगाज कर रहे हो। अगर तुम इसी तरह खून खराब का रते रहोगे तो दुश्मनी कभी खत्म होगी ही नहीं। रुद्रांश ने घमंड से मनन को देखते हुए कहा, मैंने आपकी एडवाइस नहीं मांगी है मिस्टर माथुर, तो अपनी ये फ्री की एडवाइस अपने पास रखिए। मैं 18 साल पहले एक बात सीखी थी कि मौत के बदले मौत और खून के बदले खून। मैंने अपना मौत का खेल शुरू कर दिया है। खुद को बचाकर रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसी खेल में शामिल हो जाए। मनन ने रुद्रांश को देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर बदले की आग जल रही है, इसलिए तुम मेरी बातों को नहीं समझोगे। उम्मीद करता हूँ जब तुम्हें मेरी बात समझ में आए तो ज्यादा देर ना हो। इतना कहकर मनन वहां से चला गया। रुद्राक्ष ने सिगरेट को एस्ट्रे में डालते हुए खुद से कहा, मैंने ये बीते कुछ साल कितनी दर्द से कटे हैं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। एडवाइस देना आसान है, लेकिन दर्द तकलीफ भरी जीना बहुत मुश्किल है। इस वक्त रुद्रांश की आंखों में खून सवार था। उसकी आंखों में इतनी नफरत और बदले की आज इतना ज्यादा थी कि अगर कोई उसके सामने होता तो वह उसे जलाकर राख कर देता। मित्तल मेंशन। आकाश मित्तल आज अपनी बिजनेस ट्रिप से 3 महीने बाद अपने मेंशन वापस लौटे थे। अपनी बेटी अविका और वाइफ काव्या से मिलकर वह बहुत खुश थे। उन्होंने काव्या को देखते हुए पूछा, जान सुनिए, मैं जब से ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ आप कुछ उदास लग रही हैं और आपकी आंखें बता रही है कि आप बहुत रोई हुई है। क्या हुआ है? कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? और हमारे साहबजादे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए? काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। आकाश मित्तल अपनी बीवी यानी काव्या से बहुत प्यार करते थे। उन्हें नहीं पता था कि काव्या ने अपने पास में इतनी सारी गलतियां की थी। वो एक अच्छे इंसान थे। उनकी मुलाकात काव्या से बाय चांस हुई थी। आकाश जब 18 साल पहले काव्या से मिले थे तो पहली नज़र में उन्हें काव्या से प्यार हो गया। काव्या को भी एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वह खुद को लोगों से बचा सके, इसलिए उसने आकाश मित्तल के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके से शादी कर ली थी। काव्या को रोते देखकर आकाश मित्तल घबरा गए। उन्होंने घबराते हुए काव्या से पूछा, क्या हुआ जान, आप रो क्यों रही है और अविक कहाँ पर है? मैंने आपसे कहा था कि दोनों बच्चों को घर पर रोक कर रखिएगा। आप तो जानती है मेरे दोनों बच्चे मेरी जान है। काव्या बेबसी से आकाश मित्तल को देखने लगी। वो बताती तो क्या बताती कि उसके गुनाहों की सजा उसके बच्चे को मिली है। उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने मुंह से यह बताएं कि आज उनका बेटा इस दुनिया में न ही है। वो खामोशी से खड़ी आकाश मित्तल को देख रही थी। आहूजा फार्म हाउस। रुद्रांश जब अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग खत्म करके अपने रूम में आया तो अभी भी उसे नाजुक सी गुड़िया को सोए हुए देखकर उसका ऊपर का माल बिल्कुल हाई हो गया। उसने गुस्से से अपने असिस्टेंट को पुकारा, मनी। उसका असिस्टेंट किसी बोतल के जिन की तरह उसके सामने हाजिर होते हुए डरते हुए पूछा, क्या हुआ बॉस? रुद्रांश बेड पर सोए हुई उसे नाजुक गुड़िया को देखते हुए कहा, कुछ भी करो, मुझे ये लड़की अभी के अभी होश में चाहिए। मैं अब और इसे सोते देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनी ने अपनी नज़रें नीचे किए हुए घबराते हुए कहा, पर बॉस मैं इसे कैसे होश में लाऊंगा? मुझे लड़कियों के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रुद्रांश ने गुस्से से कहा, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी करो, इसे होश में लेकर आओ। मनी बेड पर सोई हुई काया के पास जाकर काया को हल्के से टच करते हुए कहा, मैडम होश में आइए। आप इतना क्यों सो रही है? रुद्रांश मनी को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसे अपनी आंखों से ही निगल जाएगा। रुद्रांश ने गुस्से से कहा,
ऐसे किसी को होश में लाते हैं जैसे तुम ला रहे हो। इस तरह होश में होता हुआ इंसान बेहोश हो जाएगा। ढंग से उसे उठाओ, अगर नहीं उठा रही है तो ठंडा पानी डाल दो, खुद बाखुद उठ जाएगी। मनी ने डर से कांपते हुए कहा, बॉस पानी कैसे डाल दूं? आप ही देखे ना कितनी छोटी और नाजुक सी है, अभी बीमार पड़ गई तो। रुद्रांश मनी को घूरते हुए कहा, छोटी है, नाजुक है, तो गोद में लेकर खिलाओ। अभी के अभी इसे होश में लेकर आओ और इसे इस फार्म हाउस से बाहर निकालो। मैं अब और इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो दोनों आपस में एक दूसरे को बात ही कर रहे थे कि तभी काया ने हल्के हल्के अपनी आंखें खोलते हुए सामने देखा तो उसे अपने सामने रुद्रांश का अक्ष धुंधला धुंधला दिख रहा था। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।